भी रिपोर्ट उसको देना पड़ती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इसमें लेते हैं। नीलेश जैन जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, 8(1)E के अंतर्गत ही मैं पूछना चाह रहा था कि सर जैसे 8(1)E के अभी जैसे फिड्यूशियल रिलेशनशिप के बारे में बताया। आप सबसे पहले काम करिए, आप घर के अंदर हैं, आपके बच्चे हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाइए या कि बच्चों को थोड़ा सा वहां से दूर कर लीजिए, है ना? हाँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है। हाँ, 8(1)E के जो बात हो रही है सर फिड्यूशियल रिलेशनशिप के चलते, सर देखिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है वो जनहित के लिए ही काम कर रही है, इसमें इसके लिए हमें कोई जनहित सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे अगर क्वेश्चन पेपर की बात है, आंसर राइटिंग अगर उन्होंने की है किसी पोस्ट के लिए, किसी उसके लिए, भी पब्लिक एक्टिविटी है। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो फिड्यूशियल हो सकता है, रिजल्ट आने के बाद तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि जैसे मैंने भी कई जांच रिपोर्ट वगैरह मांगी है विभागीय कार्रवाई में, उसमें जो नोट शीट रहती है उनको 8(1)E के अंतर्गत मना कर दिया गया है। तो पब्लिक एम्प्लॉयर रिलेशन जो है, क्या इसमें भी फिड्यूशियल रिलेशनशिप रहेगा अगर वो पब्लिक रिकॉर्ड क्लियर कर रहे हैं? जी गांधी सर, अनम्यूट करना पड़ेगा सर अपने आप को। गांधी सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। मेरे हिसाब से ये फिड्यूशियल रिलेशनशिप में नहीं आता है और 8(1)E कवर इसको नहीं करता है। फिड्यूशियल रिलेशनशिप जैसे मैंने वापस दोहराता हूँ, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, अगर आप मेरा अकाउंट मांगेंगे तो वो फिड्यूशियल रिलेशनशिप में नहीं देंगे। अगर मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल हुआ हूँ और वहां पे मेरे जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो फिड्यूशियल रिलेशनशिप में है। 99% रिकॉर्ड जो सरकार के पास है, जो अब एप्लीकेशन के लिए, कंप्लेंट के लिए कुछ भी है, ये फिड्यूशियल रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चॉइस नहीं है, रूल है या कानून है, इस वजह से मैं देता हूँ। फिड्यूशियल रिलेशनशिप के लिए एक जरूरी एस्टैब्लिशमेंट ये है कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि किसके पास मैं जाऊं। जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, उसको सिलेक्ट मैं करता हूँ, बैंकर है, मैं तय करता हूँ किसके पास जाऊं। बाकी सब रिलेशनशिप्स 99% फाइड्यूशियरी नहीं होते, बहुत रेयर होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि 8(1)E को इस्तेमाल किया जाता है जनता को टेरराइज करने को, इन टेरर यूज होता है, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा है। अरे कौन सा जजमेंट है, ये थोड़ा सा भेज दीजिएगा। जयंतीलाल मिस्त्री। अच्छा, और मैं आपको भेज भी दूंगा चाहे तो। ये जो हो गया सर, गूगल में मिल जाएगा, गूगल में जयंतीलाल मिस्त्री करके आप लोग उसको सर्च करिएगा। ये 10 जजमेंट मेरे थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरे पास अवेलेबल है, मैं सेंड करता हूँ। हाँ ठीक है, आप ग्रुप में डाल दीजिए। जी गांधी सर, ये 10 जजमेंट मेरे थे जो सब अपहोल्ड किए थे सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। काफी लंबा जजमेंट है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। सर वही आरबीआई वाला सर, वो मामला तो अभी भी चल रहा है ना, आरबीआई तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया हुआ है। ये अपने देश की बदहाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में कहा कि ये 10 डिसीजन कमीशन के मैं अपहोल्ड करता हूं और कोई इसमें फाइड्यूशियरी नहीं है, कोई एग्जम्पशन लागू नहीं होता है। ए और भी क्लेम हुए थे। उसके बाद आरबीआई ने इसको चैलेंज किया और कहा कि रिव्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू मना कर दिया। उसके बाद आरबीआई ने ये ऑर्डर का पालन नहीं किया तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने धौंस जमाई कि आरबीआई को कहा कि मैं तुम्हारे सामने कंटेम्प्ट का एक्शन लूंगा, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। उसके बावजूद नहीं दे रहे हैं और अभी कुछ प्राइवेट बैंक्स गए सुप्रीम कोर्ट में। मेरा खेद तो यह है कि जब तक ऑर्डर स्टे नहीं होता तब तक इसको फॉलो करना चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा है। ये अपनी बदहाली है अपने लीगल सिस्टम की। और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट कर भी क्या सकता है अगर मैं इसको देखूं ऑब्जेक्टिवली। मगर कानूनन पोजीशन ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है वो सब वैलिड है, उसको स्टे नहीं दिया, इसको रिव्यू नहीं किया गया। अंटिल देन दे आर द लॉ ऑफ द लैंड। और मैं तो ये कहता हूं कि वो भी छोड़िए, आर्ग्यू कीजिए ना कि ये लागू होता है कैसे नहीं होता है। आई एम प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू अ संवाद विद एनीबॉडी हु सेज कि नहीं ये इंटरप्रिटेशन गलत है, संवाद करें।
सिर्फ कोर्ट ने ये कह दिया, कमिश्नर ने ये कह दिया, ये कोई कानून नहीं बनता है। कानून क्या कहता है ये पढ़िए, और फाइडुशियरी का मतलब क्या निकलता है ये देखिए आप। जी, और दूसरा जो जजमेंट है सर वो गिरीश मित्तल वाला है, गिरीश मित्तल वर्सेस पार्वती वी सुंदरम। तो आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाई थी और उसको नाम दिया था डिस्क्लोजर पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पॉलिसी को ही क्वैश कर दिया था और उन्होंने ये गिरीश मित्तल वर्सेस पार्वती वी सुंदरम में कहा कि जो आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री का निर्णय है उसको अनुपालन किया जाए। और आपने जो पॉलिसी बनाई है, दिस इज नॉट डिस्क्लोजर पॉलिसी बट इट इज नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसी। या तो इस तरह से उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस में लताड़ा है आरबीआई को, बट आरबीआई बेशर्त से नहीं फॉलो करती है। ये 2019 का डिसीजन था, अप्रैल का, गिरीश मित्तल वर्सेस पार्वती वी सुंदरम वाला 26 अप्रैल 2019 का था। इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी, बल्कि 3 अलग अलग कंटेम्प्ट पिटीशन थी। और इसमें जो सूचना मांगी गई थी वो मतलब 8(1) के ADE में मांगी गई। 3 एग्जेम्पशन क्लेम किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें A का एग्जेम्पशन भी नहीं माना और D और E का भी नहीं माना, और ये कहा कि आरबीआई जो है वो चूंकि 2F में ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में आता है तो ये दी जाए और आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री का अनुपालन किया जाए। आप लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज का ऑप्शन यहाँ पे चूज करिएगा और उससे हमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा आसानी होती है। अब आगे हम बढ़ें और माननीय राहुल सिंह सर से इस विषय पर हम जानना चाहेंगे कि वो कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं। 8(1)E जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के विषय में भी चर्चा चल रही थी। आपके पास यदि ऐसे कुछ प्रकरण आए हों आपके अभी कार्यकाल के दौरान जिसमें आपने कुछ ऐसे डिसीजन दिए हों इस बात पर कि मतलब जानकारी देना है अथवा नहीं देना है, हालांकि आपके तो ज्यादातर जानकारी देने वाले ही रहते हैं, और यदि कुछ आपके अपने अनुभव हैं तो कृपया शेयर करें। हाँ, इसका मिसयूज पब्लिक अथॉरिटीज इसका मिसयूज जरूर करती है जानकारी रोकने के लिए अधिकतर मामलों में। तो ये हमने देखा है कि इसका मिसयूज होता है। लेकिन चूंकि एक्ट में अगर आप सेक्शन 8 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 8(2) को भी पढ़िए। सेक्शन 8(2) में लिखा हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट है तो दी जाएगी, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से दी जाएगी। तो हम उसका आधार बना करके वो जानकारी जो है रिलीज करवा देते हैं। और जैसा आपने शैलेश गांधी सर के केस में भी देखा होगा, आरबीआई ने जो आरबीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तो वो एक बहुत बड़ा आधार भी बनता है कई मामलों में, क्योंकि उससे एक कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाता है कि सरकार के पास जो जानकारी आ रही है वो उनके रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के नाते आ रही है, ना कि इस वजह से आ रही है कि कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और इसीलिए उनको वो जानकारी मिल रही है। तो अधिकांश मामलों में सरकार का जो काम है वो ये है कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से व्यवस्था चले। उनका काम है जिम्मेदारी को निभाते हुए एक सिस्टम जो है वो चलता रहे। और उस समय जो उनका जो रोल है, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, ये देखने का है कहीं नियम तो नहीं टूट रहा है, नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से जो उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी कोई उजागर नहीं हो रही है, तो वो देने योग्य है और वो दी जाती भी है। जी सर, बिल्कुल। इस विषय पर आपके प्रश्न हैं? जयपाल सिंह जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी आदरणीय, मेरा ऐसा था। सबसे पहले तो आप ये काम करिए कि जो नॉइज आ रही है उसको आप लोग कंट्रोल करिए, है ना। वहां से ज्यादा नॉइज आ रही है, बाहर आ जाइए। हाँ, पूछिए अपने प्रश्न। हाँ, तब तक जगदीश जी आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि हमारे सर एक कोई वो पहले मैं ये प्रश्न पहले भी उठा चुका हूँ, सैलरी बिलों की जो सूचना मांगी थी कोई, तो उनके अंदर सर जैसे बैंक डिटेल होती है कार्मिक की, तो वो भी सर इस 8(1)E में आएगी क्या? अच्छा, आप जगदीश प्रसाद से क्या लोक सूचना अधिकारी हैं? जी सर, मैं लोक सूचना अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन सर मैं काम में ही करता हूँ, उनका असिस्टेंट हूँ सर। अच्छा, लोक सूचना अधिकारी के असिस्टेंट है। कहाँ पे हैं आप? कहाँ से हैं? चूरू सर। चूरू, राजस्थान। जी सर। अच्छा, तो
सैलरी की स्लिप से संबंधित जानकारी है। हाँ, सैलरी स्लिप मांगी सर। तो उसमें सैलरी स्लिप और उसमें जो सैलरी के बिल है उनकी कॉपी, तो उसके अंदर सर वो कार्मिक जो है उनकी बैंक डिटेल होती है उनके अंदर, तो क्या ये भी 81E के अंतर्गत आई क्या? सर अनम्यूट कर लें राहुल सर। देखिए, जो बैंक डिटेल की जो जानकारी है उसको आप रोक सकते हैं। उसको सेक्शन 10 है आपके पास जगदीश जी। सेक्शन 10 में आप उसको जो पोर्शन आप नहीं देना चाहते हैं उसको आप कुछ कागज लगा करके या उस पर व्हाइटनर लगा करके फोटोकॉपी करा लीजिए उसकी, उसके बाद उस पर व्हाइटनर लगा दीजिए और उसके बाद आप उसको दीजिए। तो जो जानकारी आप नहीं देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि इससे पर्सनल उनका वो हार्म होगा, तो वो जानकारी आप रोक सकते हैं। बाकी सैलरी की जहां तक सवाल है, सैलरी रिम्यूनरेशन सेक्शन 4(1)(10) में आप पढ़िए, सेक्शन 4(1) का 10 पढ़िएगा। जो 17 पॉइंट्स मैनुअल उनको किसी भी कार्यालय को बताना होता है कि किसका रिम्यूनरेशन कितना है, ये जानकारी जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रावधान है। तो मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म से मतलब आप वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं कि किसकी सैलरी कितनी रहती है। सैलरी अब उसमें कई बार लोगों का ये कहना है कि जैसे मान लीजिए क्या डिडक्शन कितना हो रहा है, कितना लोन लिया है, ये सब जो ये पर्सनल डिटेल हो जाती है फिर उसमें। तो आप ओवरऑल उसका वो दे सकते हैं कि कितना उनका सैलरी कितना है। लेकिन सैलरी के बाद जो कंप्यूटेशन है उसका टैक्स पार्ट, ये सब वो सब आप अवॉइड करेंगे, वो नहीं देना है, सिर्फ सैलरी पार्ट आपको देना है। जी सर। अच्छा, एक सर प्रश्न थोड़ा सा अटके था कि ये प्राइवेट स्कूल है सर, उनकी सूचना हमारे पीओ के थ्रू मांगते हैं वो लोग, तो क्या सर प्राइवेट स्कूल की सूचना पीआईओ देने के लिए बाध्य है या उसमें एक चीज सिंपल सी चीज है, जैसे अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट का काम क्या है, आपका काम क्या है, जो जिला शिक्षा विभाग है उसका काम क्या है। कोई भी अगर मैं आज की डेट में जगदीश प्रसाद जी, मैं अगर प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता हूँ तो क्या मैं एक कमरे में एक क्लास 1 से लेकर क्लास 12 खोल सकता हूँ क्या? नहीं सर। एक नियम के तहत ही मुझे लाइसेंस मिलेगा, ऑपरेट करने की इजाजत, मेरा निरीक्षण होगा, उसके बाद जगह देखी जाएगी, जगह उपयुक्त है कि नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है, मेरे पास पर्याप्त टीचर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैं 10वीं फेल बच्चे से मैं पूरा स्कूल चलवा लूं। जी सर। तो उसमें बकायदा अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है, उसमें बताना पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से क्वालिफाइड टीचर्स हैं, किस रैंक क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ये तमाम जानकारियां जो हैं एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिला शिक्षा विभाग का काम है कि उसको देखना है कि प्राइवेट स्कूल में उनके पास उतने संसाधन है कि नहीं है। क्योंकि फिर तो लॉलेसनेस हो जाएगी, कल को कोई भी अपना गुमठी में स्कूल चलाने लग जाए। तो ये जो जानकारी जो कि एक मैंडेटरी रूल के तहत जिला शिक्षा विभाग उनसे ले सकता है या उनको देना भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप आरटीआई के तहत आप ले सकते हैं। तो सर ये सूचना जैसे कोई एप्लीकेंट लगाता है तो सीधा पीआईओ जो गवर्नमेंट स्कूल का जो हमारा होता है उसके लगाए या उस स्कूल के लगाए? उसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है प्राइवेट स्कूल का, ये देखना होगा ना। तो उसमें जैसे जिला शिक्षा विभाग है तो उसके अंदर में वो लोग उनकी अथॉरिटी रहती है वहां पर निरीक्षण, किसी प्राइवेट स्कूल को देखना उसमें रूल्स के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो वहां पर लगेगी आरटीआई। ठीक है, आगे बढ़ें। और जयपाल सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अब हमें उम्मीद है कि आप सही लोकेशन पे आ गए होंगे और आप अपनी बात रखिए, नॉइज ज्यादा आपका बैकग्राउंड कैच करे। जी आदरणीय, मेरा ये था श्रीमान जी के जो संबंधित सोटालिया जो तहसीलदार है उनसे जानकारी मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि नामांतरण बंटवारे की जो जानकारी है पोर्टल से आप ले लीजिए, जबकि मैंने प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी और फिर मैंने एक ही जो उनके आदेश की 2 दिनांक के जो आदेश थे वो मांगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो है सोटालिया तहसील का गठन ही नहीं हुआ 2014 में, जबकि उनको 6(3) के तहत अंतरित करना था अगर वहां पे नहीं है तो। श्रीमान जी, इसका हम क्या कर सकते हैं सर, ऐसा मेरा है जी। राहुल सर, इनका प्रश्न राजस्व से संबंधित है, नामांतरण बंटवारा से संबंधित इनका प्रश्न है। देखिए, एक तो इसमें आरटीआई को लेकर के तमिलनाडु हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी है, खासतौर से नामांतरण और ये सब जो राजस्व की जो रहते हैं, जो सर्टिफिकेट रहते हैं, उसमें ऑलरेडी आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो रहता है उसका वो तो आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु हाईकोर्ट ने इसके लिए ये कहा है कि जो रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके, जैसे उसमें आपकी 100 रुपए की फीस होती है और बकायदा उसका आप उसका खसरा खतौनी जो भी उसका डिटेल्स आप लेना चाहते हैं उसकी कॉपी आप ले सकते हैं,
नामांतरण की कॉपी आप ले सकते हैं, उसके लिए बकायदा उसमें फी प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो आप डिपार्टमेंट के रूल के तहत आप लेंगे। अगर उसमें नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप आरटीआई में आप आएंगे और साथ में बताएंगे आरटीआई में कि भाई ये हमने पहले ये डिपार्टमेंट के रूल की थी और इसलिए नहीं मिल पा रहा, इसीलिए हम अब आरटीआई में आए। तो एक तो व्यवस्था ये होनी चाहिए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर ऑर्डर है तो वो आप आरटीआई से डायरेक्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको उसमें नहीं मिल पाएगा, जो उनके रूल्स के तहत आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक व्यवस्था है, तो उसको आप उसको फॉलो करके ले सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि सेक्शन 63 का वॉलेशन हुआ है तो आप फिर उसमें फर्स्ट अपील कर दीजिए और उनको बताइए कि इसमें सेक्शन 63 का वॉलेशन किया गया है। सर इसमें एक तरफ तो कॉपिंग रूल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि आरटीआई एक्ट जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। तो यदि कोई व्यक्ति, एक्चुअली क्या है कि इसमें शिवानंद जी बहुत सारे ऑर्डर ऐसे हो गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर आ गए। अभी रिसेंटली आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी, गुजरात हाईकोर्ट का मैटर था। उन्होंने बोला कि कॉपिंग रूल्स के तहत जो है सिर्फ हाईकोर्ट के जो कोर्ट के एग्जिस्टिंग कॉपिंग रूल्स होंगे उसके तहत ही कॉपी दी जाएगी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था गुजरात हाईकोर्ट के इस जजमेंट को। और तो व्यवस्था बहुत स्पष्ट है कि जो कॉपिंग रूल्स, हालांकि देखिए उसमें भी मेरा कहना है कि ये मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक आप अगर हर चीज अगर आप मतलब जो पहले जो व्यवस्था नहीं थी, जैसे मान लीजिए कि किसी और कोर्ट में तो एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी, वैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी अपनी एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी। इवन आरटीआई लागू होने से पहले वो व्यवस्था चल रही थी, और उसकी एक बहुत आप उसको देखेंगे तो उसमें पूरा स्टाफ उनका लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था उनकी बनी हुई है। तो इसीलिए तमिलनाडु हाईकोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था। लेकिन मेरा कहना है कि जो नए जो डिपार्टमेंट है जो अभी इस व्यवस्था में नहीं आए, अब वो भी अगर ये स्टेप उठाना लग जाए कि हम जो कॉपिंग के रूल्स है हमारे डिपार्टमेंट के, आपको उसी के तहत लेना है, तो फिर तो ये रिडंडेंट हो जाएगा। ये आरटीआई एक्ट का मतलब ही क्या रहेगा? फिर सभी डिपार्टमेंट अपना अपना एक रूल बना ले और उसमें वो इंफॉर्मेशन देते रहे, तो ये तो बहुत गलत होगा। मतलब अगर सारे डिपार्टमेंट अगर इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि दिल्ली का भी मेरे एक मैटर मेरी नॉलेज में आया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कोई डिपार्टमेंट है, वहां भी उन्होंने ऐसी मना कर दिया था कि आप कॉपिंग के रूल्स के तहत आप ले सकते हैं, लेकिन आरटीआई के तहत नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से भी ये सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय सरासर गलत है, गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। अनफॉर्चुनेटली देश भर में इसकी आवाज नहीं उठती है कि हमारा मौलिक अधिकार दबाया जा रहा है। The law is being completely amended by court judgments which are not legally justifiable. वही भी इसे निर्णय है, कॉन्ट्राडिक्टरी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 2-3 अलग अलग कहीं पर। अब जैसे पारस जैन केस है, पारस जैन वर्सेस आईसीएसआई में तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेंट के पास विकल्प है कि वो चाहे तो आईसीएसआई के तहत वो कॉपी मांगे, चाहे तो पीटीआई के तहत मांगे, तो वहां तो उसको विकल्प दिया गया। लेकिन जब अपने रूल्स की बात आती है या 227 में जो हाईकोर्ट के रूल्स बनाए हैं, तो वहां पर जो है चाहे वो संविधान के तहत बने हो, चाहे वो जो उनके रूल मेकिंग पावर है 28 में वो आरटीआई रूल्स के तहत बनाए हुए हैं, तो वहां पर यदि कॉन्ट्रडिक्शन है तो वहां पर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं माना गया। वैसे ही एक सेंसस एक्ट वाला मामला है, सेंसस एक्ट में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, वधवा वाला जो केस है, और उसमें भी उन्होंने ओवर राइडिंग इफेक्ट है वो नहीं माना कि ये जो आरटीआई एक्ट है वो सेंसस एक्ट है, तो उन्होंने बोला दोनों ही कानून सूचना देने के लिए है और इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसको भी उन्होंने माना। तो 3-4 ऐसे अलग अलग जजमेंट है कि जहाँ पर ओवर राइडिंग इफेक्ट कहीं पर तो माना गया, कहीं पर तो नहीं माना गया। और फिर हमें भी लगता है हमें भी लगता है कि इसमें हमें भी लगता है कि लोक सूचना अधिकारी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर ये डिपेंड करता है कि वो इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हाँ जी सर, कोई बाध्यता नहीं है। सबसे ज्यादा हमें तो लगता है कि एक मिनट शिवानंद जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है कि कानून का जो रिजल्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, लीगल प्रेसिडेंट नहीं है। लीगल प्रेसिडेंट रेशियो डेसिडेंटी है और उसका रीजनिंग है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, अगर चीज पर इंक्यूरियम है तो उसको मानना नहीं है। तो अभी तो ये बात ये हो गई कि आप आपका निर्णय चूज करें, मैं मेरा निर्णय चूज करूंगा। कॉमन सेंस से ये बात एस्टैब्लिश है कि भाई कानून क्या है, कानून जो पार्लियामेंट पारित करता है या असेंबली पारित करता है वो कानून है, उसको इंटरप्रिटेशन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट।
मगर जब इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप हो, जब पार्लियामेंट ने क्लियरली लिख दिया कि इनकंसिस्टेंसी है तो आरटीआई ओवरराइड करेगा उसको। इनकंसिस्टेंसी मतलब जस्ट रूल होना इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। और सुप्रीम बिल्कुल सही कोर्ट के बात है। पहले के निर्णय ऐसे हैं कि इवन टैक्सेशन मैटर्स में अलग अलग रास्ते हैं अगर आदमी के पास, तो वो उसको मोस्ट कन्वीनियंट रास्ता चुन सकता है। सेम चीज अप्लाई करती है आरटीआई में, अगर उसको कोर्ट रूल्स के तहत जाना है जाए, नहीं तो आरटीआई में जाए, और जो रूट वो आप चूज करें। और ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। 19(1)(a) का सचमुच बहुत सीरियस अटैक है, और मेरे हिसाब से पूरे देश को ये समझना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं कमिश्नर होता तो मैं लिखता कि मेरे हिसाब से ये पर इंक्यूरियम है, और वो अधिकार मेरे हिसाब से किसी को भी है। सर इसमें आम जनता की भी बड़ी हरासमेंट हो रही है कि लोअर कोर्ट से अब जैसे सर्टिफाइड कॉपी किसी को लेनी है, अब वो रेट देखो तो आप देखते हैं 13 रुपया या ऐसा कुछ स्टैम्प होता है। अब वो कोर्ट क्लर्क को 500-600 रुपए रिश्वत दिए बिना वो सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी पक्षकारों को तक को नहीं मिलती है। हम गवर्नमेंट मेरे टाइम पे ये हमको भी डिस्ट्रिक्ट बिना उसके वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो वकील का जो एडवोकेट का क्लर्क है, कोर्ट क्लर्क, वो 500-600 रुपए रिश्वत में झटक लेता है। तो ये प्रक्रिया सिंपल आरटीआई से यदि कर दी जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता। नहीं, मेरे टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ दिल्ली का मामला आया था, जहां पे उन्होंने कहा था रूल्स के हिसाब से हम जाएंगे। मैंने कहा था खारिज करता हूँ, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। अच्छा, अभी माना था वो। ये आप में से किसी ने ऐसा कोई कोर्ट देखा है, मतलब अब लोअर कोर्ट में, जहां पर जो बाबू बगल में बैठा रहता है जज का, वो हर पेशी के बाद वहां पे 100-200 रुपए नहीं झटकता हो, तो जज साहब के सामने झटकता है। आपने देखा है जहाँ पे नहीं होता हो, जहाँ पे जज ने बोल दिया नहीं मेरी कोर्ट में ये नहीं चलेगा और ये सिस्टम बंद हो गया हो। आज कोई ऐसा कोर्ट है इंडिया में कहीं पर, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा जज है जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया इस व्यवस्था को। सर नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें इसका अपोज करना तो चाहिए। इसमें नित्यानंद जी, इसमें 2 साल पहले कुछ ऐसा मामला एक आया था। नित्यानंद जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। जो जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ही मामला था, जिसमें उन्होंने एक्शन लिया था कुछ ऐसे बाबुओं के ऊपर। ऐसा कुछ मामला था क्या? आपने शायद इसका कभी इसके पहले ये ऐसी चीजें लगातार होती रहती है, कोर्ट एक्शन लेती रहती है। लेकिन ये सर ने जो कहा मैं भी सहमत हूँ कि 90-95% कोर्ट्स का यही स्थितियां है कि बाबू वहां पे को पैसा लेते हैं जज के नीचे बैठ के। हाई कोर्ट्स को छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट्स में ये चीजें अब नहीं है। हाई कोर्ट्स में नकल की जो परिस्थितियां है उस पर काफी हद तक सुधार हुआ है। हाई कोर्ट में अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, आपको नकल दूसरे दिन मिल ही जाएगी, दूसरे दिन तीसरे दिन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जहां तक बात है। और कुछ लोअर कोर्ट्स में भी अब अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी है तो तीसरे दिन चौथे दिन उनको ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट करना पड़ता है कि हाँ हम ये नकल हम दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीजें अब उस पे आ गई हैं, इंटरनेट पे हैं। तो जैसे नए जजमेंट है, नए ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीजें इंटरनेट पे हैं। तो इंटरनेट से वो डाउनलोड करके तीसरे चौथे दिन उनको बना के देना अनिवार्य है। तो लोअर कोर्ट में भी कुछ हद तक चीजें सुधरी है। लेकिन अगर आपको पुराना रिकॉर्ड निकलवाना है, किसी फाइल की फोटोकॉपी निकलवानी है, तो जैसा सर ने बताया कि जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया आज भी। तो प्रक्रिया भी इतनी वो है नित्यानंद जी, मतलब आप ये देखो कोर्ट रूम में अब सीसीटीवी लग गए हैं, तो सीसीटीवी के सामने वो पैसे ले लेते हैं। जज बगल में यूं पैसा दबाते हैं, हर 100-200 रुपए 500 रुपए जैसा जो ग्राहक मिल गया। हाँ, मौन स्वीकृति है सर, वो तो मौन स्वीकृति। तो एक सिस्टम में देखा है कि इसमें कुल मिलाकर के इवन जो वकील आते हैं वहां पर कोर्ट रूम में, उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। वो बोलते हैं कि ये तो चलता ही है और ये आपको देना ही है। तो हर बार अपने मुवक्किल से 500-600 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपया ढीला करवा देते हैं। मेरा एक ही कहना है राहुल जी, जैसे आप खुले से कह रहे हैं, हम ये आवाज तो उठाए। हम किस प्रकार की प्रजा है कि जो आवाज उठाने को भी तैयार नहीं, बोलने को भी तैयार नहीं। आपने जैसे कहा हम सब सुनिए सर, प्रजा ऐसी है कि उसका भी तो काम हो रहा है ना। उसको जल्दी डॉक्यूमेंट चाहिए और पेशी लगवाना है तो उसको 100-200-500 रुपए तो देना पड़ेगा। तो प्रजा ही तो दे रही है। हमारे वकील हमारे ही कहने पे
हमारे ही कहने पे हमारे वकील साथी दे रहे हैं, हम ही उनको कहते हैं कि आप वकील साहब सर, दे एक दीजिएगा, बात- जल्दी लगवा दीजिएगा। मेरा एक कहना है कि आरटीआई का कानून जब दबाया जा रहा है गलत तरह से, गैर कानूनी तरह से, तब तो हम आवाज तो उठाएं, कम से कम चर्चा तो करें इस पे। सर मेरा मानना है कि सारी चीजें जिस तरह से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम जब तक जिस तरह से बढ़ रहा है, जैसे मैं हाई कोर्ट के स्तर की बात करूं तो केस के लिस्टिंग की और कई तरह की समस्याएं होती थी जिसपे आपको बाबू को जाके पैसा देना पड़ता था। आपकी मजबूरी है, आपका क्लाइंट बैठा है, आपको जल्दी सुनवाई करानी है। लेकिन वो सारी चीजें जब से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ऑटो जनरेटेड सिस्टम से केस लगने लगे। ऑटो जनरेटेड आपको कोर्ट स्लिप का एक अलग सिस्टम बना कि हाई कोर्ट के सीजे के कोर्ट से कोर्ट स्लिप मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी का जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा सर, तो ये सारी चीजें, मेरा मानना है कि धीरे धीरे जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आज मेरी जमानत हो जाती है किसी न्यायालय में और आज मैंने आवेदन जमानत का वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो संबंधित डिपार्टमेंट का बाबू बाध्य है कि दूसरे दिन वो मुझको कॉपी देगा। लेकिन ये स्थिति 5 साल पहले नहीं थी, क्योंकि 5 साल पहले चीजें इंटरनेट पे अपलोड नहीं होती थी और जब वो उनके पास वो फाइल दबा के बैठे रहते थे। लेकिन अब सारी सिस्टम्स में हाई कोर्ट स्तर पे, इवन लोअर कोर्ट स्तर पे भी काफी हद तक सुधार हुआ है इन टर्म्स में सर। बिल्कुल, मेन चीज है कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन है, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है वहाँ पे करप्शन है, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। जयपाल जी आवाज साफ नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जयपाल जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बहुत। हाँ, बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे। ना नहीं सुन सकते। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा हाँ दिखवा लीजिए अपना नेटवर्क। सुरेश मौर्य जी आप क्या पूछना चाह रहे थे? सुरेश मौर्य जी। जी सर, मेरा सवाल ये था कि गुजरात आयोग से संबंधित है। मैंने मेरी शिकायत के ऊपर में जानकारी मांगा डिपार्टमेंट से, तो जानकारी नहीं दिया। मैं आयोग में फरियाद किया, कंप्लेन किया मैंने, उस कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसी के तहत में आगे मैंने सेकंड अपील दाखिल किया। उस अपील में भी मतलब जो एक अपना इनका जजमेंट है, एक मिनट सर बता देता मैं आपको। आदित्य बथोबन उपाध्याय का जो जजमेंट है वो जजमेंट के हिसाब से जवाब दे रहे हैं कि 75% मतलब हमारी ऑफिस की कामगिरी आपके अंदर में व्यस्त हो रही है। इसके लिए जानकारी मतलब सेकंड अपील भी उन्होंने निरस्त कर दिया। अभी सारी जानकारी तो उन्होंने दिया है लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं। तो इस संजोग में क्या किया जाए? अपील भी उन्होंने निरस्त कर दिया, शिकायत भी निरस्त कर दिया। अब हाई कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है तो आप फिर डिवीजन बेंच में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। डिवीजन बेंच अगर आपको वो कर देगा आपके नहीं, हाई कोर्ट सर ये नहीं गए हैं, हाई कोर्ट नहीं गए हैं। SIC के अपना निर्णय बता रहे हैं। ये सर आयोग का निर्णय बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए फिर आयोग के निर्णय के लिए। और दूसरा एक और चीज है, इसको आपको ये जो आदित्य बंदोपाध्याय वाला जो 75% वाला है, तो आपको खुद आप समझ लीजिए कि जो जानकारी आपने मांगी है वो कहीं विस्तृत तो नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रही जिसमें सर मैंने 5 कंप्लेंट किए थे, 5 कंप्लेंट की कॉपी लगाई थी। उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुआ है उसकी जानकारी मांगा था। उन्होंने ये बताया कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है शिकायत के अंदर में, हमने दूसरे विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। तो फिर उसी का मैंने अपील जब किया तो ये बोलता है कि इसके अंदर 75% हमारे मतलब ऑफिस स्टाफ का कामगिरी व्यस्त होगा। वही डिपार्टमेंट जो बोलता है कि हमारे पास में रिपोर्ट नहीं है। नहीं ठीक है, देखिए ये तो कहीं से भी आपने अगर जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आपने एक डिपार्टमेंट में 5 शिकायतें लगाई हैं। अब आप ये चाहते हैं कि वो शिकायतों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी, तो ये कहीं से भी वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आती है। सर यही मेरा सवाल है और यही मेरा प्रश्न था। गलत है। वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन क्या होती है? वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन जो है, आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि वो डिपार्टमेंट पूरा हिल जाए आपकी एप्लीकेशन देख करके
उनके उनके 2-3 लाख पन्ने जो है वहां से वो उनको काउंट करना पड़ रहा है, और वो सारा काम छोड़ करके सिर्फ आपका ही फोटो कॉपिंग कर रहे हैं, और आपके ही जो आपने इंफॉर्मेशन मांगना है उसको उसकी गणना कर रहे हैं। उनका अगर इस तरह से काम अफेक्ट हो जाता है डिपार्टमेंट का, तो फिर ये इस प्रोविजन मतलब प्रोविजन नहीं है बेसिकली, आदित्य बंदोपाध्याय जो कोर्ट का जजमेंट है उसको लोग कोर्ट करते हैं। क्योंकि सर जो मैंने 5 कंप्लेंट की कॉपी मांगी थी, उन्होंने वो कंप्लेंट की कोई कॉपी नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने 2475 पेज फ्री में मुझे भेज दिए हैं कवर में बना के, लेकिन उसका जो मैंने मांगा था उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, और इस तरह का जवाब दे रहे हैं अभी। हाँ, वो गलत है, ये जवाब गलत है। उनको बताना होगा, मतलब अब कोर्ट के सामने बताना होगा कि ये वॉल्यूमनेस किस तरह से है। और सर इसके अंदर में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय था कि कोई भी अर्जी या शिकायत निरस्त करते तो वो कारण बताना जरूरी है, वो निर्णय कॉपी भी मैंने उनको दिया हुआ था मेरे कॉपी के अंदर में। उसके अंदर में कोई भी कारण नहीं बताया, खाली यही कारण बताया है कि ये अर्जी जो हम लोग बार बार कहते हैं, कोई आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो धारा 8 या 9 के तहत ही रिजेक्ट की जा सकती है। दूसरा, लेकिन जो वॉल्यूमनेस इंफॉर्मेशन का जब ये बात आती है, तो इसमें आपने जैसा बताया आदित्य बंदोपाध्याय वाला जजमेंट है, तो उसमें उसको कोट करते हुए भी कई बार कि इससे अफेक्ट हो जाता है, काम जो है अफेक्ट हो रहा है, और उसको आधार बना करके भी जानकारी रोकी जाती है। लेकिन ये गलत तरीके से इनकी रोकी गई, और चूंकि वो कैलकुलेशन का उनका कोई आधार भी नहीं है कि किस तरह से 75% का रिसोर्स वेस्ट होगा इसमें। ये बता रहे थे कि 2475 पेज की सूचना इनको दे दी गई है, यही आपने बताया? 2475 पेज की सूचना आपको दे दी गई है सर। जो 2475 पेज की सूचना दी गई है वो मेरे फरियाद से संबंधित ही नहीं है कोई। अच्छा, तो वो आपने ले ली है, तो 2400 उन्होंने भेज दिया है, उन्होंने भेज दिया है कॉपी। तो वो उन्होंने भेज दिया, तो वो लगभग 7 किलो हुई होंगी करीब। हाँ, 2475 पेज है टोटल, उन्होंने पेजेस भी लिख के दिया हुआ है। मैंने बोला कि ये जो पेजेस के अमाउंट है वो किसके खाते में से गया, तो वो बोलते हैं कि विभाग के खाते में से गया है, ना कि पीआईओ खाते में से जमा मतलब किए हैं उन्होंने। तो आपको ये सूचना मिल गई तो और क्या चाहिए? जब 2450 7 किलो सूचना तो दे चुके आपको, वो और क्या चाहिए? लेकिन सर जो मैंने 5 कंप्लेन की है उस कंप्लेन पे क्या कार्रवाई हुई, मुझे सूचना तो वो चाहिए। अब जो 2775 पेज दिए हैं वो तो मेरे कोई काम का ही नहीं है। तो आपने पैसे जमा किए? ये क्या फ्री दिया कि पैसे ये फ्री में दिया है उन्होंने फ्री में दिया है, फ्री में ही दे दिया है उन्होंने। और वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब मैंने शिकायत किया था आयोग के अंदर में, उसके बाद में शिकायत करने के बाद इन्होंने वो कॉपी फ्री में भेज दिया, लेकिन जो मैंने कंप्लेन की कॉपी मांगी थी वो कॉपी ना भेज के उन्होंने दूसरे 7 बंडल की कॉपी बना के भेज दिया उन्होंने। शायद उन्होंने आपकी कंप्लेंट को फाड़ के फेंक दिया और कुछ किया नहीं। अभी उसके लिए मैं क्या करूं? ठीक है, चलिए आगे। इसमें जो प्रोविजन है उसका आप यूज करिए और रिट दायर कर दीजिए, हाई कोर्ट में रिट दायर कर दीजिए, जिस तरह से राहुल सर ने बताया है। आगे हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो हम एक दो प्रश्न और ले पाएंगे। हंसराम यादव जी, आपका क्या प्रश्न है? कोर्ट के लिए। हाँ सर जी, हंसराम यादव जयपुर राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ सर मैं। बोलिए। हाँ सर, मेरा राहुल सर जी से निवेदन है कि एक तो जो ये सूचनाएं आरटीआई मुझे दी गई है, ये बिना निवेदन किए प्रमाणित करेंगे मिलेंगी, या उसके लिए ये लिखना ही पड़ेगा प्रमाणित दी जाए? नहीं, 2 तरीके हैं। तो आपको सर्टिफाइड जानकारी मांगते हैं, सर्टिफाइड जानकारी सेक्शन 2 के तहत आप ले सकते हैं। सनोलिया जी, आपका बार बार ये जो आप अनम्यूट करते हैं, तो उससे क्या है कि नॉइज, आपने शायद वो कान में नहीं लगाया है, तो नॉइज वो कुछ रिवर्स मार रहा है, तो कृपया उसको आप अपना म्यूट कर दीजिए। सर मेरा निवेदन ये है, अब वो जो कॉपी मांगने के लिए लिखना पड़ेगा प्रमाणित दी जाए, या उसमें नियम है प्रमाणित देने का बिना निवेदन किए? प्रमाणित देने का तो नियम ही है, आप कितनी बार लिखेंगे? शुरू में ही लिखते हैं। इसको समझना होगा, 2 चीजें हैं इसमें। केरल हाईकोर्ट का जजमेंट है इसमें जी, जो प्रमाणित करने की व्यवस्था है वो उसमें ऑलरेडी सेक्शन 2 में दिया हुआ है। उसमें एक ऑप्शन है सर्टिफाइड कॉपीज जी। तो सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अगर आप बोलेंगे कि सर्टिफाइड करना है, अब सर्टिफाइड कॉपीज जो होती हैं वो कौन सी होती है? वो ओरिजिनल की ही सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है, फोटो कॉपी की नहीं होगी। जी जी। तो आप
आपको जो भी एक चीज समझ लीजिए, दो अलग अलग विषय हैं इसमें। सर्टिफाइड कॉपीज एक अलग विषय है, और जो जानकारी आपको लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त हो रहा है वो वहां का सील ठप्पा लगा करके देंगे, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे कि ये जानकारी आपको आरटीआई के माध्यम से मिली है। जी सर। सर मेरा दूसरा निवेदन ये था, मेरी 3 द्वितीय अपील हैं, जो मेरी सूचनाएं द्वितीय अपील की जो तारीख पेशी है उससे 3 दिन पहले दे दी गई, उनको पीआईओ को दंडित नहीं किया गया। क्या इसमें क्या निर्धारण होता है? अब पीआईओ को आयोग दंडित नहीं कर रहा है सर। हाँ, मतलब पीआईओ ने क्या किया, जब पहली में उसमें पीआईओ ने सूचना नहीं दी, एफएफए ने सूचना नहीं दी, जब वो मैटर सुनवाई पर गया तो मैंने वहां सीआईसी महोदय से भी निवेदन किया, राजेंद्र जी भड़भड़ साहब से, साहब इन्होंने डिले दिए सूचना, इसको दंडित तो कीजिए। मेरी 3 ऐसी द्वितीय अपील है जिसमें उनको दंडित नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, बोला आपको सूचना ही मिल गई। सर ये डिले मिली है, डिले के लिए इनको दंडित कीजिए। हाँ सही है, आपका कहना सही है। आप इसमें आगे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के निर्णय के खिलाफ, और इसमें पहले भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। इसको लेकर के कोर्ट में अभी असमंजस की स्थिति है। कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर पाया है कि क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या ये सूचना आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा कि पेनल्टी लगाना है या नहीं लगाना है। एक डिवीजन कोर्ट का निर्णय ये आया है कि पेनल्टी नहीं लगाना है, मतलब पेनल्टी डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट ये इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया वो लगाए या नहीं लगाए। और एक डिवीजन कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि पेनल्टी लगाना ही है और कोई चारा नहीं है। एक बार क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि वॉल्यूशन हो गया सेक्शन 7(1) का, तो 30 दिन के वॉल्यूशन के बाद 250 रुपीज पर डे के हिसाब से जी लगेगी, और मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 तक लगेगी। और जी कहीं नहीं लिखा हुआ है एक्ट में कि उसको माफ कर दिया जाएगा पेनल्टी, या ये देखा जाएगा या ये सब चीजें ऑलरेडी हैं। लेकिन ये दो डिवीजन कोर्ट के डिसीजन आ गए हैं, तो इसीलिए अब जब तक इसमें आगे या तो सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसाइड करें या मैटर कभी जाएगा, तो अभी हमारे पास तो सॉल्यूशन ये है कि आप जो डिसीजन डिवीजन कोर्ट का आपके फेवर में है, आप उस डिसीजन को कोर्ट करते हुए आप हाई कोर्ट में लगा दीजिए कि भाई ये व्यवस्था है, और आप लिखित में अपना ऑब्जेक्शन जरूर दीजिए इंफॉर्मेशन कमीशन में कि ये गलत कर रहे हैं ये। जी सर। ठीक है, धन्यवाद सर। बिना पेनल्टी के सुधार नहीं होता है। ठीक है अंशुमान जी, आपकी बात पेनल्टी लगाने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक और विनोद गोत्रा जी हैं। विनोद गोत्र जी, आपका क्या प्रश्न है, शॉर्ट में पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये बीपीएल कार्ड के लिए। सर 7(5) के अंतर्गत मैं सूचना मांगता हूँ बीपीएल कार्ड लगा के। सर उसमें कितनी कॉपियां मिल सकती है सर? 50 कॉपियां दिए जाने का है प्रावधान। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब 50 ही मिलेगी, आपको ज्यादा भी मिल सकती है। जी सर। ये डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरह से, यदि आप ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मांग करते हैं, ज्यादा कॉपी होती है तो उनको देना चाहिए। फर्स्ट है शिवानंद, उसमें नियम के तहत रूल्स जो बने हैं, एक्ट अपनी जगह तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी सर। उसके बाद सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने नियम बनाए बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका मैं बता देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि अनुरोध करेगा पीआईओ, अगर ज्यादा जानकारी मांगी गई है बीपीएल कार्ड होल्डर ने, तो अनुरोध करेगा और पीआईओ ये कि आप आकर के निरीक्षण करें रिकॉर्ड का और अपनी जानकारी को 50 पन्नों तक सीमित करें। लेकिन ये अनुरोध शब्द का है, अनुरोध तो आप ठुकरा भी सकते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं ये जानकारी हमारे काम की, हमें ये नहीं और ये सब चाहिए। तो उसमें प्रोविजन ये है कि आप विनोद गोत्रा जी, आप जब भी तो आप जाकर के देख लें, वहां जाकर के निरीक्षण का प्रावधान होता है, उसमें बोलिए कि मैं निरीक्षण करूंगा और उसके बाद जो दस्तावेज मैं चाहूंगा वो दस्तावेज दीजिए। ठीक है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को लिमिट में कर रहा हूँ।
जी सर, सूचना आयुक्त यूपी से सर कमरा नंबर 10 से नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने ऑर्डर किया था कि 15 दिन के अंदर इनको सूचना उपलब्ध कराएं। आपका कौन से स्टेट का मामला है? जी सर, यूपी से। यूपी से। देखिए, मैं उत्तराखंड के नियम बताता हूँ। यहाँ पर यह है कि यदि उसके स्वयं के या अपने परिवार से संबंधित है तो उसको अनलिमिटेड सूचना उसको निःशुल्क दी जाएगी, जो आरटीआई उत्तराखंड आरटीआई रूल 2013 है उसके मुताबिक। तो स्वयं से या परिवार से है तो अनलिमिटेड मिलेगा, और स्वयं से या परिवार से संबंधित नहीं है तो 50 पेज तक की, मतलब 100 रुपए तक की निःशुल्क दी जाएंगी। और उसके बाद का जो ऑर्डिनरी पब्लिक के लिए जो चार्ज है वही चार्ज दिया जाएगा, मतलब 2 रुपीज पर पेज। ये जी नियम सर, है हम उत्तराखंड में। जी सर, हम स्वयं परिवार से हैं, तो सर इसमें अनलिमिटेड हो गई। नहीं, सूचना आपके परिवार से संबंधित है तो, है ना। इन्फॉर्मेशन क्या मांगी है वो देखा जाएगा। जी सर, आपकी दूसरी स्थिति बात नहीं सर, देखी जाएंगी। आप तो बीपीएल है ही, वो नहीं। सूचना सर, जो जी मांगी सर, वो आपसे स्वयं से या अपने परिवार से संबंधित है तो वो निःशुल्क मिलेंगी, कितने भी पेज हो। लेकिन स्वयं से या परिवार से संबंधित नहीं है तो फिर उसमें इस तरह के, मतलब उत्तराखंड में ये प्रावधान लागू है कि 50 पेज तक 100 रुपए तक की फ्री मिलेगी। बाद में ऑर्डिनरी पब्लिक का जो रेट है, ताकि लोग प्रॉक्सी एप्लीकेशन बीपीएल के थ्रू ना लगाए। अदरवाइज फिर ये होगा कि गवर्नमेंट की इनकम जीरो हो जाएंगी। सब लोग जी सर। बीपीएल के थ्रू ही लगाएंगे और जी सर। गरीबी मारा जाएगा, क्योंकि गरीबी आरटीआई लगाता है और बाकी लोग जी सर। आरटीआई लगाना ही बंद कर देंगे। ठीक सब है। लोग प्रॉक्सी बीपीएल के थ्रू ही लगवाएंगे। इस तरह से जी दुरुपयोग होने का डर था, इसलिए इस तरह सर, के नियम बनाए गए। जी सर, दूसरा क्वेश्चन हमारा सर, 30 दिन के बाद मैं जब फर्स्ट अपील में जाता हूँ तो धारा 7(6) का क्या प्रयोग रहेगा फिर सर? फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। जी सर। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना सर, उसके शुल्क। बाद भी सूचना आयुक्त के बाद भी वो मुझको बता रहा है कि 2,03,000 पेज हैं आपके, तो सर ये मुझको तो फ्री मिलना चाहिए? बिल्कुल, यदि बता रहा है तो बिल्कुल मिलना चाहिए 30 दिन के जी बाद सर। रहते। जी सर, 30 दिन के बाद नहीं देता है तो सर मैं आयोग तक जाता हूँ तो मेरा जो संबंध है वो आयोग से रह जाता है, उनसे नहीं रहता है। तो ये सर, ये उनका दायित्व बनता है सूचना आयुक्त का कि वो मुझे सूचना निःशुल्क दिलाए। वे कितनी कॉपियां हैं सर? बिल्कुल। राहुल सर इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये लग रहा है विनोद बोत्रा जी। कौन सी इंफॉर्मेशन है आपके परिवार की जो 2.5 लाख पन्नों की है? जी सर, परिवार की नहीं है सर, वो मैंने एक सिस्टम है सर, चिकित्सा विभाग है सर, उससे मांगा है। उनके डैडी स्टोर रजिस्टर है, बिल है, वाउचर है, इस तरह से मांगा। सर में बता रहे हैं कि इतनी कॉपी आपकी बैटरी है और आप जो है इतनी कॉपी आपको डाक माध्यम से भेजनी संभव नहीं है, तो आप जो है ये कॉपी कार्यालय में आके देख लीजिए, जो आपको चाहिए हम प्रोवाइड करा देंगे। हाँ ठीक है, आप जाइए वहां पर देख लीजिए और आप उसका निरीक्षण करिए। और मेरा तो ये, मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा लिमिटेड इसमें देखिए। 2.5 लाख पन्ने बहुत ज्यादा होते हैं। जी सर। ना? जी सर, जो सूचना कुछ भेज रहा है मुझको, फर्स्ट पेज पे लिख रहा है कि मैंने ये कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी, और सर उसको जब मैं वीडियोग्राफी बना के खोलता हूँ सर, ये कॉपी उसमें नहीं निकलती है। ठीक है, अब इसको अपन बाद में भी चर्चा करेंगे, अभी तो टाइम अपना ओवर हो रहा है। और आत्मदीप सर भी हमारे कार्यक्रम में काफी लेट जुड़े हैं। सर स्वागत है, आप कहाँ थे अभी तक? ये प्रश्न सभी जानना चाह रहे हैं, अकेले हमारा प्रश्न नहीं है। जी, क्या प्रश्न है? सर प्रश्न ये है कि आप अभी तक कहाँ थे, 2 घंटे बाद जुड़ रहे हैं। कोई आवश्यक कार्य आ गया था आज मुझे 11 बजे ही, कल जो आपसे बात हुई थी, जल्दी जुड़ना था, 11 से 12 तक रहना था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जुड़ पाया। और अभी केवल आप लोगों को सुनने के लिए मैं करीब आधा पौन घंटे से जुड़ा हुआ हूँ। जी। अच्छी चर्चा हुई। सर 8(1) का डिस्कशन चल रहा था, तो इसमें कुछ यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, वैश्वासिक नातेदारी। माननीय शैलेश गांधी जी ने और राहुल जी ने इस बारे में काफी कुछ बता दिया है, बहुत नया कुछ नहीं है उसमें बताने के लिए। फिर भी हमारी समझ के अनुसार 8(1) की जिस धारा का आपने उल्लेख किया है, उसमें सिर्फ ये चीजें आ सकती हैं, और उसी धारा में ये भी प्रावधान है कि विश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना देने से तब तक ही छूट है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का ये समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से व्यापक लोकहित का समर्थन होता है। यानी अगर लोकहित में है तो वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचनाएं नहीं दी जा सकती है, इस उपधारा के तहत 8 की
उसमें जैसे पुलिस को किसी मुखबिर ने कोई सूचना दी है या आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध करते हुए कोई जानकारी दी है, किसी गुप्तचर एजेंसी को किसी नागरिक द्वारा कोई सूचना दी गई है, ये विश्वास करके कि उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसी तरह खुफिया एजेंसी द्वारा शासन के किसी भी अंग को कोई दी गई सूचना आगाह करने के लिए, वह भी इस श्रेणी में आती है। कोई भी नागरिक, आयकर विभाग, आपको पता है कि आयकर चोरी की अनुपातहीन संपत्ति की आप सूचना दें और वो सही पाई जाती है तो नागरिक को कुछ प्रतिशत राशि भी दी जाती है। तो ऐसे ही आयकर विभाग को किसी नागरिक ने आयकर चोरी की या कोई इस तरह की सूचना दी है आर्थिक अपराध की, तो वह सूचना की प्रति भी हम आरटीआई में नहीं मांग सकते, क्योंकि उससे उसकी पहचान उजागर होती है। इसी तरह किसी भी संबंधित सरकारी एजेंसी को कोई बेनामी संपत्ति की, अनुपातहीन संपत्ति की कोई नागरिक जानकारी देता है या शिकायत करता है उस बारे में, या बिजली चोरी की करता है, तो इस श्रेणी में आती है जो नहीं दी जाएगी। बिजली चोरी की भी कई लोग सूचना देते हैं, उस पर बिजली विभाग ने भी इनाम घोषित किया हुआ है, ऐसी सूचना भी न देने की श्रेणी में है। उद्योग और व्यापार से संबंधित वो सूचनाएं जो वैश्वासिक संबंध के आधार पर व्यापारिक फर्म द्वारा, किसी कंपनी द्वारा संबंधित विभाग को दी गई है, जीएसटी डिपार्टमेंट को दी गई है। इसी तरह डॉक्टर को शैलेश भाई ने बताया है कि मरीज द्वारा दी गई अपने स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, बैंक को खाता धारक द्वारा दी गई सूचनाएं, ये सब इस श्रेणी में आती है। इसके अलावा बाकी चीजें अगर लोकहित में हैं तो वो दी जा सकती है। इसलिए हम बार बार ये अनुरोध करते हैं कि किसी को भी सूचना के अधिकार के तहत धारा 8 के दायरे में आने वाली, छूट के दायरे में आने वाली जानकारी चाहिए, तो उसमें ये प्रावधान है, दो मुख्य प्रावधान है कि एक तो जो जानकारी सांसद या विधायक को देने से इनकार, ये 8 के सारे प्रावधानों के बावजूद उसी में ये प्रावधान है कि अगर सांसद या विधायक को वो जानकारी देने से मना नहीं कर सकते तो नागरिक को भी नहीं कर सकते मना। और इसी तरह अगर वो उससे व्यापक लोकहित का समर्थन होता है तो धारा 8 के दायरे में आने के बावजूद कई मामलों में जानकारी दी जा सकती है। इसलिए हम निवेदन करते हैं बार बार कि आप क्या व्यापक लोकहित निहित है आपको जानकारी मांगने में जो प्रतिबंधित श्रेणी में है, उसके बारे में थोड़ा सा तर्क दे दें, अपना पक्ष रख दें कि इस तरह से लोकहित से संबंधित तो अच्छा बेहतर होता है, आपका पक्ष पुष्ट होता है। अन्यथा आपको मनाही होती है प्रथम स्तर पे, लोक सूचना अधिकारी के स्तर पे, फिर आपको प्रथम अपील में, उसके बाद द्वितीय अपील तक जाना पड़ता है, 2 साल लग जाते हैं न्याय प्राप्त होने में। लेकिन सर कि हम पहले चरण में ही स्थिति स्पष्ट कर दें, ये मेरा निवेदन है। ये अनिवार्य नहीं कानूनन, लेकिन कर दें तो अच्छा। सर शैलेश सर का ये कहना होता है कि लोकहित साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है और हमें लोकहित बताने की जरूरत नहीं है। तो शैलेश सर लोकहित साबित कैसे कर पाएंगे? 5 मिनट। उसका क्या पैमाना होता है? पैमाना क्या होगा लोकहित साबित करने का? हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा कि हम मतलब लॉजिकल तौर पे हम ये सिद्ध कर दें कि लोकहित है? मैं वापस दोहराऊं, मेरे हिसाब से जब आप लोकहित एस्टैब्लिश करने की कानूनन जरूरत तब है जब कोई एग्जम्पशन लागू होता है। मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि एग्जम्पशन लागू होता है, किसी को एग्जम्पशन तो सर लागू हो रहा है ना, 8(1)E के तहत डिनाई की जा रही है। नहीं, वो आप देखिए, मेरा ये कहना है एग्जम्पशन लागू ही नहीं होता है 8(1)E, और उस आर्गुमेंट पे आपको जितना इजियर है ये एक्सेप्ट करने के बाद कि एग्जम्पशन लागू होता है। और मैं वापस दोहरा रहा हूँ, मुझे पीआईओ का एक ऐसा निर्णय बताइए कि जो कहे कि पीआईओ कहे कि एग्जम्पशन लागू होता है और मैं जनहित में दूंगा। इनफैक्ट कमिश्नर्स के भी डिसीजन बहुत रेयरली, हाँ वो ये कहते हैं कि एग्जम्पशन लागू नहीं होता है और लोकहित भी है, वो अलग बात है। मगर ये कहना कमिश्नर के लिए या जज के लिए कि एग्जम्पशन लागू होता है, मतलब एक प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को हार्म होने वाला है, तथापि there is a larger public interest, ये काफी कठिन है पुरवार करना। और दूसरी चीज मैं कहूं कि मौलिक अधिकार के लिए मुझे लोकहित एस्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कहेंगे तो बोलने के पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये लोकहित में है, लिखने के पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये लोकहित में है। मैं गाना गाऊंगा तो कोई सब भाग जाएंगे, मगर गाना गाना है तो उसके पहले मुझे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि लोकहित में है। ये फंडामेंटल राइट की बात है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल इशू with relation to the Constitution of India
एंड द लॉज। ये कहना ही गलत है कि ये लोकहित पे ज्यादा जोर न दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। सर ये क्या पीआईओ के डिपेंडेंट है? क्योंकि पीआईओ ही लिख के बाद में फिर आयोग उस पर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पीआईओ को ही ये निर्धारित करना रहेगा। ये इम्पॉसिबल है पीआईओ को निर्धारित करना। पूरे एक पीआईओ का ऑर्डर ऐसे बता दीजिए देश भर में। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कमीशन के भी ऑर्डर बहुत रेयरली मैंने देखे हैं जो ये माने कि एग्जाम्पशन लागू होता है और राज्य जनहित में मैं डिस्क्लोजर ऑफ ऑर्डर कर रहा हूँ। हाँ, वो ये कहते हैं नहीं लागू होता है, राज्य जनहित भी है, इसके लिए देता हूँ। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का डिस्कशन बहुत शिवानंद जी, कुछ मामलों में व्यापक लोकहित को स्पष्ट किया जा सकता है और हम जो बात कही वो सारी एग्जाम्पशन के दायरे में आने वाली जानकारी के बारे में ही कही। सामान्य जानकारी के लिए आपको लोकहित स्पष्ट करना आवश्यक नहीं। लेकिन आप डिले से बचें, अपील तक, सेकंड अपील तक जाने से, उस लंबी कवायद से बचने की खातिर अपना समर्थन पुष्ट करने के लिए हम स्वेच्छा से कर सकते हैं। जैसे आपको किसी के मकान का नक्शा चाहिए, अब वो उसकी निजी जानकारी है, निजी संपत्ति है, व्यक्ति है, वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में भी नहीं आता, लेकिन आप उसमें लिख सकते हैं कि इस मकान के विधि विरुद्ध निर्माण के कारण ये सार्वजनिक आवागमन बाधित हो रहा है, या मैं पड़ोसी हूँ, मेरे हित प्रभावित हो रहे हैं, पानी का बहाव रुक रहा है, ऐसे कोई भी आप कारण देके तो सर उसको मांग सकते हैं। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, पीएम आवास योजना, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कई शिकायतें विभाग को लोगों द्वारा, मेरे द्वारा भी की गई है, और इसमें लोक धन का भारी दुरुपयोग हुआ है, जो सही पात्र है उनको लाभ नहीं मिला है, इसलिए मुझे ये वापसी जाने से जुड़ा विषय तरह से उल्लेख कर सकते हैं। मैं ये निवेदन करता हूँ, मुझे 5 ऑर्डर ऐसे भेजिए जहाँ पे कोई कहता है कि ये एग्जाम्पशन लागू होता है, फिर भी मैं राज्य जनहित में देता हूँ। ऐसे 5 ऑर्डर अगर मुझे भेजे तो बड़ी कृपा होगी। सर गांधी सर, मैंने एक आदेश पारित किया था जिसमें एक रिटायर्ड सैनिक ने उसके पड़ोस में चलने वाली आटा चक्की की जानकारी मांगी। उसमें यही धारा 8(1) जैसा देखे कि ये निजी व्यक्ति का निजी व्यापार है, इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, मना कर दिया गया। प्रथम अपील में भी यही हुआ। हमारे सामने जब मामला आया और जब उस पूर्व सैनिक ने बताया कि इसकी जानकारी मुझे इसलिए चाहिए कि इससे इतना शोर होता है कि हमारा शांति से जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, इसके जो धूल के कण उड़ते हैं जो पिसाई के, उसके कारण आसपास प्रदूषण फैलता है। इस वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से आसपास के लोगों के जीवन की शांति भंग हो रही है, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हमको इसके बारे में न्यायिक कार्रवाई करने के लिए या विभाग पर कार्रवाई करने के लिए इससे संबंधित दस्तावेज चाहिए। हमने आदेश पारित किया कि ये निजी जानकारी होने के बावजूद दी जाए, और वो दी गई। ये बहुत रेयर केस होगा, ये आप भी मानेंगे शायद। और सर एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए एक आरोप लगाना, ये सिद्ध थोड़ी ना हुआ। हम ये कह रहे हैं कि आरोप तो कोई भी लगा देगा कि हम ये कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत तरीके से मकान बनाया हुआ है, पानी का निकास प्रभावित हो रहा है, या उसकी वजह से कुछ आपत्ति हो रही है, वो तो एक आरोप हो गया। लेकिन आरोप लगाने से पब्लिक इंटरेस्ट कैसे सिद्ध होता है? सबसे बड़ी बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि हमें सिद्ध करने वाली बात होती है ना। हमारे पास जब तक कोई प्रमाणित चीज ऐसे ना आए या अथवा कोई जांच रिपोर्ट हमारे पास ना हो जिससे ये साबित हो कि इस मकान का नक्शा सही नहीं है या इसने अतिक्रमण किया हुआ है या इस तरह से, तब तक हम क्या आरोप लगा के या सिर्फ लिख करके ये बात सिद्ध कर सकते हैं क्या कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है या यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पर गलत हुआ है? आरोप तो एक अलग बात है, लेकिन उसका सर्टिफाइड प्रमाण हमारे पास क्या होगा? सर्टिफाइड प्रमाण अगर आपके पास है तो फिर मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके पास तो सारी जानकारी है प्रमाणित। नहीं तो फिर मांगने की आवश्यकता कहाँ? हम आप मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा इस विषय में। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कहीं और सर आपने एक प्रश्न किया था गांधी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। आप ही को बताना चाह रहा था, आपने जब भी प्रश्न किया था मैंने एक जानकारी लगाई थी। मैहर माता मंदिर है हमारे यहाँ सतना जिले में, त्रिकूट पहाड़ को लेके, उस पहाड़ की जांच की थी नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने, और उन फिड्यूशरी रिलेशनशिप के तहत मैहर माता मंदिर ट्रस्ट ने उनको पैसे देके उस पहाड़ के भार क्षमता की जांच कराई थी।
कि ये पहाड़ कितने क्षमता तक भार सह सकता है, कितने लोगों की क्षमता सह सकता है, उसकी उन्होंने जांच कराई थी। मैंने आरटीआई के तहत नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जानकारी मांगी, तो उन्होंने 81E को लगा के हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने उनको सारी बातें पॉइंट आउट की कि क्षरण बढ़ रहा है पहाड़ में, और क्षरण के कारण मंदिर के अस्तित्व को संकट हो सकता है, और हम लोग इसको लेके काम करना चाहते हैं, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो सारी बातें मैंने लिख के जब दी, तो नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो अफिलिएट अथॉरिटी थे उन्होंने उसको माना कि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, और फिर उन्होंने उसकी कॉपी मुझे एक चीज बताइए मित्र जी, उन्होंने माना कि 81E लागू होता है, ये माना 81E माना था, लेकिन माना कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। खैर ये बहुत, मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ, ये बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरटीआई खत्म हो जाएगा अगर हम लोग ये हर जगह में ये कहेंगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करो, अनलेस एन एग्जम्पशन अप्लाई, और एग्जम्पशन केवल एग्जामिशन के मामले में शिवानंद जी नेक्स्ट टाइम इसकी बहस हो सकती है। बिल्कुल इस बार टाइम भी ओवर हो रहा है एक, और नेक्स्ट टाइम मैं इसकी बहस करने को राजी हूं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम अपन इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए 2 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है। सर और शिवानंद जी थोड़ा सा मैं अगर आपको देखिए आलोक जी, आप लोग हमारा निवेदन ये है कि 11 से 1 के बीच में ही आया करें, और 11 से 1 के बीच अधिक अपन एंटरटेन ना कर पाएंगे, हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि टाइम का हम ध्यान रखेंगे। इनफाइनाइट टाइम चलते रहने से कोई फायदा नहीं है जी। शिवानंद जी, एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को समझ लें और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में समझने का प्रयास करें। ये 2008 का मामला है, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर में एक बहुत बढ़िया आदेश दिया गया था इन पैरा 7 में जो कहा गया, मैं बहुत शॉर्ट पैरा है, मैं पढ़ देता हूँ। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट was enacted to maintain transparency and accountability in the function of the public authorities. The act does not provide for any adjudication or to give reason as to why a particular person is being discriminated in the payment of his salary. On an application, the district information officer was required to furnish the information as it was available in his office. He is not supposed to give reasons for any action or inaction of the department in the matter in which the person may be aggrieved. If the office of the district inspector of the school was not aware of the dismissal of the miscellaneous appeal filed by the state government, it was not required to give justification for the same. And lastly, the information as it is available in the office has to be furnished to the petitioner. अर्थात जो कार्यालय में है वो देना ही देना है। अब हम लोगों ने पिछले 17 सालों में एक ऐसा नेक्सस फैला दिया कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सो पार्टी, दैट पार्टीज, द फंडामेंटल राइट each and every citizen under the Constitution of India, under Article 32, has the right, and as per Article 21 of Constitution of India, each and every देखिए आलोक जी, आपने ये कहा ना, the manner in which the applicant uses the information is not the concern of the authorities nominated under the Right to Information Act. आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने का काम तो कोर्ट कर रही है ना, ये बात आप क्यों नहीं सोचते? 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, कारण नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जो ऑफिस कार्यालय पत्रावलियां है वो तो दी जानी है। अब इसमें थर्ड पार्टी कैसे राइज अप किया गया, ये हम देखें तो शायद कुछ ऐसा इतने सालों में ये हुआ कि हम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये अकाउंटेबल हो, विद ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबल है। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल एग्रीड आपसे, और आगे इस डिस्कशन को और कंटिन्यू करेंगे। आप नदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए। राहुल सर आए हमारे बीच में, उप्रेती जी आज आए, गांधी सर आए, सभी लगभग आए, और आप सभी को